स्वागत है आपका स्कूल मैटी के एक नए सेशन में। आज से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये जो हिस्ट्री है ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो इंडियन हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इस वीडियो से बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हिस्ट्री को हम लोग मेनली इंडियन हिस्ट्री को तीन फेज़ में बांटते हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो गई? एंशिएंट हिस्ट्री हो गई स्टार्टिंग पीरियड से लेके, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड से लेके जो हम लोग 7th और 8th सेंचुरी तक पढ़ते हैं वो होता है एंशिएंट हिस्ट्री। और मिडिवल हिस्ट्री क्या होती है? जब लोग 7th और 8th सेंचुरी से स्टार्ट करके जब 18th सेंचुरी तक पहुंचते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी मिडिवल हिस्ट्री। और जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है वो 18th सेंचुरी के बाद से अभी तक जो चली आ रही है वो सारी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हम लोग एंशिएंट अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग मॉडर्न और मिडिवल और मॉडर्न पढ़ लेते हैं। लास्ट में जो बचेगा उसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को क्लियर करेंगे। ठीक है ना। एंशिएंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मध्यकाल के समय में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनका असर हम इंडियन सोसाइटी में आज के समय तक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग होती है सबसे पहले यूरोप से। ठीक है ना। यूरोप में मेनली 6 से 16वीं शताब्दी को मिडिवल पीरियड कहा जाता है, 6th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। बहुत किताबों में आपको 5 से 15 भी दी होगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 या 6 आप जो भी मान के चले। तो लेकिन इंडिया में मिडिवल पीरियड की स्टार्टिंग होती है 8th सेंचुरी से। 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी को हम लोग मिडिवल पीरियड मानते हैं। ठीक है, और उस समय की हिस्ट्री को हम लोग मिडिवल हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि उस समय हमारे यहाँ कंडीशन क्या थी। ठीक है, आखिर हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस समय तो भारत इस तरीके से रहा नहीं होगा। ठीक है, आपने पहले भी देखा होगा कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये तो आज़ादी के बाद ना सब मिला के हम लोगों ने एक भारत का निर्माण किया, लेकिन स्टार्टिंग से तो ये भारत ऐसा नहीं था। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वर्धन डायनेस्टी के एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हर्षवर्धन जो थे वर्धन डायनेस्टी के, वो लास्ट सबसे महान राजा थे। ठीक है ना, जिन्होंने एक बड़े साम्राज्य पे राज किया, एक बड़े साम्राज्य को इंडिया में जोड़ के रखा। उनकी मौत के साथ साथ हर्षवर्धन की मौत होती है 600 समथिंग 647 AD है, मुझे डेट क्लियर नहीं है अच्छे से, लेकिन 6th सेंचुरी में ही 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग में या 600 कुछ में उनकी डेथ होती है। जब हर्षवर्धन की डेथ के बाद के समय को हम लोग, वहाँ से हम लोग को समझ जाइए कि हम लोग मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद हमारा जो हमारे यहाँ बहुत सारे नए राज्यों का गठन होता है, बहुत सारे नए राज्य निकल के उभर के सामने आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हर्षवर्धन थे उन्होंने पूरे इंडिया को, जो अपने इस पूरे स्टेट को जहाँ वो राज्य करते थे उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। लेकिन उनके बाद उनके सक्सेसर जो थे वो उस तरीके के नहीं थे, उतने काबिल नहीं थे कि वो सबको जोड़ के रख सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी कंडीशन उस तरीके की ना हो जैसे हर्षवर्धन की थी। ठीक है ना, फाइनेंशियल कंडीशन देख लो या फिर कुछ और भी, सोसाइटी वैसी नहीं थी। सोसाइटी हो सकती है उनसे बहुत खुश रही हो, लेकिन उनके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का गठन होता है। यहीं से हमारी मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों ये पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के बाद जितने भी छोटे और छोटे किंगडम पैदा होते हैं नॉर्थ इंडिया के में, साउथ इंडिया में, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे मेजर किंगडम में राष्ट्रकूटाज हो गए, पाला हो गए, ठीक है, प्रतिहार्स हो गए, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ये राइज करते हैं, ये किंगडम राइज करते हैं, रूल करते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ में भी करते हैं और कुछ किंगडम साउथ में भी आते हैं। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से किंगडम थे जो उस समय वहाँ पे राज्य करते थे।
ठीक है ना, वहाँ पे रूल करते थे, और उनके समय में वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, उनके रिलेशन कैसे थे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। उस समय जियोपॉलिटिक क्या होती थी, कैसी होती थी उस समय, उन लोगों के बीच लोगों के बीच कैसा संबंध था, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं किंगडम से बाद आता है इन्वेजन ऑफ अरब एंड तुर्किस, ठीक है। तो आप लोगों में बहुत लोगों ने कहीं पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में कि हमारे यहाँ सबसे पहला इस मिडिवल हिस्ट्री में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है, उसको पूरी दुनिया के हिसाब से जोड़ के चलिए, वो होता है इस्लाम का उदय, ठीक है ना। इस्लाम का पैदा होना। इस्लाम का पैदा होना क्यों? आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिलीजन है इस्लाम, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर देखा जाए तो उससे पुराना हमारे यहाँ हिंदुज़्म है, उसके बाद जैनिज़्म है, उससे भी पुराने रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, ये सारे पुराने रिलीजन हैं। लेकिन ये तो इस्लाम तो खैर नया नया ही है, उन सब के बाद ही आया है। तो इस्लाम का उदय होता है, ठीक है। और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग इस्लाम का उदय कहाँ होता है, पहले इस चीज़ को समझना है हम लोगों को कि इस्लाम का उदय कहाँ होता है, और वो उस जगह से निकल के कैसे दुनिया में फैलता है, हम लोग इस चीज़ को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस दुनिया में फैलने के साथ साथ अरब से ही सबसे पहले 711 कहीं कहीं 12 या 712 भी आप कह सकते हैं, कहीं कहीं 12 के बारे में लिखा होता है। इसमें हम लोग को थोड़ा अलग अलग किताबों में अलग अलग इस चीज़ के बारे में बताया गया है, लेकिन हम लोग मेनली 711 ही पढ़ेंगे। 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला अरब होता है जो सिंध आता है। हाँ, उस वक्त सिंध जो होता था उस पर एक हिंदू रूलर रूल करता था। वो सिंध आता है, वो सिंध पे आक्रमण करता है और जीत जाता है। तो यहीं से हमारे यहाँ मुस्लिम रूल की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ इस्लाम का परिचय होता है हमारे यहाँ, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है 711 में तो ये आया और जीता, इससे पहले लोग क्यों नहीं आए? इससे पहले भी हमारे ऊपर बहुत बार अरबों का आक्रमण हो चुका था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार ही आए थे और आते आते जीत गए। इससे पहले भी अरबों का आक्रमण हो चुका था, लेकिन उसमें वो लोग जीत नहीं पाए, ठीक है। वो जीत नहीं पाए तो रूल नहीं कर सके। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, आगे में जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। जब मोहम्मद बिन कासिम 711 में आता है, सिंध पे आक्रमण करता है और जीत जाता है, यहाँ से इस्लाम जो होता है इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो क्यों आया, कैसे आया, उसकी मंशा क्या थी, ये सब चीज़ें हम लोग आगे क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ इस्लाम का इंट्रोडक्शन तो हो जाता है 711 में, ठीक है ना। उसके बाद कुछ टर्किश और दूसरे मुस्लिम रूलर्स आते हैं, जैसे मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, ठीक है ना। मोहम्मद गजनी ये 1000 AD में आता है, और 1000 AD से लेके 1027 AD तक इसने 27 बार भारत पे आक्रमण किया था। तो ये भी एक रूलर था। अफ़गानिस्तान में एक छोटे से प्रोविंस का ही रूलर था। ये अफ़गानिस्तान ही नहीं था बाहर का। पहले इसने अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करके जीता, ठीक है, और वहाँ से वो इंडिया की तरफ आया। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनी के बारे में। ये कौन था, क्यों आया था इंडिया, और इसकी मंशा क्या थी, ठीक है ना। और मोहम्मद गोरी के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी कौन था, वो इंडिया क्यों आया, और इस समय इंडिया में क्या कंडीशन थी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजपूत क्लैंस के बारे में। हमारे यहाँ जब इस्लाम का उदय हो रहा, जब हमारे यहाँ इस्लाम आ रहा था, उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे राज्य थे जो राजपूत रूल करते थे। तो हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ेंगे कि ये राजपूत कौन थे, ये कहाँ से आए थे। आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे, अगर कास्ट वाइज देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे, मतलब राजपूत क्लैन अभी भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं ये लोग। तो ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सल्तनत पीरियड।
सल्तनत पीरियड क्या होता है? जब हमारे यहाँ इस्लाम का इंट्रोडक्शन हो गया और इस्लाम को फैलाने में इन दो लोगों का जो अटैक था वो बहुत मेजर अटैक था, ठीक है ना। वो उसको आप किस तरीके से कहेंगे, मतलब इन दोनों का जो योगदान था, ठीक है ना। इन्होंने आया, खासकर मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये आता है, लड़ता है, लेकिन ये कोई इसको रूल नहीं करना था, ठीक है ना। इनमें से किसी को भी रूल नहीं करना था। पहला जो आया था मोहम्मद गजनी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी मंशा क्या थी। ये सिर्फ लूटने आता है, ठीक है ना, लूटता है, भारत में आता है, बहुत सारे अपार धन को लूटता है, इसको जहाँ पैसे और जहाँ सोने चांदी मिलते हैं ये वहाँ लूटता है। उसके बाद हम लोग गोरी आता है। तो गोरी जो था, गोरी एक्चुअली इसके दिमाग में था कि हमको राज करना है, हमको इस जगह को जीतना है, ठीक है ना। हम गजनी और गोरी में ये मेजर डिफरेंस देखेंगे। गजनी के दिमाग में ये कभी नहीं था कि वो आएगा, वो यहाँ जीत के यहाँ रूल करेगा, लेकिन गोरी के दिमाग में ये चीज़ थी। वो आता है, जीतता है और जीत के वापस चला जाता है। उसके बाद से जब वो वापस जाता है तो उसका जो जीता हुआ उसका जो पार्ट था, वो जो पार्ट जीतता है, जिस राज्यों को वो जीतता है, जिसको अपने कब्जे में लेता है, उस पर कौन रूल करता है, इस वहाँ से इस सल्तनत पीरियड की स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। उस सल्तनत, तो हम लोग उस सल्तनत पीरियड में बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें अलग अलग सल्तनत पीरियड में अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं। स्लेव डायनेस्टी हो गए, खिलजीज हो गए, तुगलक्स हो गए, इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सारे डायनेस्टी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये सल्तनत पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। 1206 से लेकर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पहला स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा है, यहीं से सल्तनत पीरियड की स्टार्टिंग होती है और ये 1526 तक जाती है। 1526 मतलब कब? इब्राहिम लोदी तक, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी, इसके साथ साथ जब ये सल्तनत पीरियड चल रहा था तो भारत में और कुछ नए राज्यों का उदय होता है, कुछ रीजनल पावर होती हैं, कुछ हमारे यहाँ भी कुछ रीजनल पावर होते हैं, ये तो जहाँ अपनी जगह पे रूल कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजनल पावर्स थे, जैसे कि विजयनगर एम्पायर हो गया, उसके बाद कश्मीर हो गया, बहमानी किंगडम हो गए। इन सारे के बारे में हम लोग इस तीसरे यहाँ पे रीजनल पावर्स के बारे में, रीजनल पावर्स के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी के समय सल्तनत पीरियड के टाइम ही एक भक्ति आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या था भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। मेनली भक्ति और सूफी आंदोलन क्यों हुआ था? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म में जो ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी रीतियाँ थी जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे सोसाइटी को परेशानी होती थी, ठीक है ना, जिससे सोसाइटी, जिसको आप क्या कहेंगे, ऐसी रीतियों को, यानी कि जिन रीतियों से धर्म के नाम पे कुछ ऐसी रीतियाँ चलाई जाती थी जिससे लोगों को हानि होता था, ठीक है ना, हानि हो उनके। अब हानि किसी भी तरीके से हो सकता है, धन के मामले में या फिर आपके आत्मसम्मान के मामले में, यानी कि धर्म के कारण, जो धर्म में जो कुरीतियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो उन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए भक्ति मूवमेंट हम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सूफी मूवमेंट क्या थी? सीख की वही चीज़ था जो भक्ति मूवमेंट था, लेकिन ये इस्लाम के लिए था, ठीक है ना। इस्लाम में जो कुरीतियाँ होती थी उसको ख़त्म करने के लिए सूफी मूवमेंट को चलाया जाता है। इनके इस भक्ति और सूफी मूवमेंट के जो मेजर लीडर्स होते हैं, ठीक है ना, जो नेता निकल के आते हैं इसमें, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे मेनली ये 1526 में, ठीक है ना, जब 1526 से हम लोग मुगल के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाबर, हुमायूं, 1526 में बाबर आता है, इब्राहिम लोदी के साथ उसकी जंग होती है और उस जंग में बाबर जीत जाता है, और वहीं से हम मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मुगल एम्पायर जब होता है, मुगल एम्पायर जब रूल कर रहा था तो मुगल एम्पायर में बहुत सारे शासक हुए, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बहुत लोग हुए। तो सबसे लास्ट एबल रूलर माना जाता औरंगजेब को। औरंगजेब जो हुआ वो मुगल डायनेस्टी का सबसे लास्ट एबल रूलर था। ऐसा नहीं कि उसके बाद रूलर नहीं आए, उसके बाद भी मुगल डायनेस्टी तो 1857 तक चली, 1857 तक चली, लेकिन हम मानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी जो है उसका पतन स्टार्ट हो गया, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया,
ठीक है ना। अब उसी के साथ साथ बहुत सारे आज़ाद स्टेट निकल के आते हैं। मुगल के पीरियड के साथ साथ ही जब वो चल रहा होता है, बहुत सारे ऐसे आज़ाद स्टेट होते हैं जो निकल के सामने आते हैं, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से स्टेट थे? बंगाल था, हैदराबाद था, हम लोग उन स्टेट के बारे में, मैसूर था, हम लोग वो सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन से मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है ना, कि मुगलों का पतन कैसे होता है, उसके कारण क्या थे, उस समय आखिर ऐसे क्या कारण हो गया जो इतने लंबे से चले आ रही एक के साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। उसके खात्मे के पीछे क्या वजह थी, ठीक है, उसके खात्मे का क्या असर पड़ता है इंडियन सोसाइटी पे, हम ये भी पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग को मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है। तो आगे अगली वीडियो में जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज इन्हीं सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। और हमको मेनली मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है और समझना है। याद नहीं रखना, याद तो आप याद करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन एक बार आप इसको समझ लें। मेन क्या होती है हिस्ट्री, क्या होती है, कहानी की तरह होती है। अगर आप इसको ध्यान से सुन के समझ लेते हैं तो आप कभी भूलेंगे नहीं। और ये जो टॉपिक होता है ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें कभी ना कभी आप वो कोई कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो मिडिवल हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझते हैं कि अभी तक जो मैंने बताया वो आप समझ रहे होंगे। और आगे आने वाली हमारी क्लासेस जो होंगी उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और इसी क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि पहले छोटे जो नॉर्थ और साउथ इंडिया में छोटे राज्यों का उदय, उसके बाद अरबों का आना, इस्लाम का उदय, उसके बाद राजपूत क्लैंस, सल्तनत पीरियड, रीजनल पावर, हम इसी फ्लो के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।